हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स में से अभी तक 4 इंटरमीडिएट्स है वो मैं कवर करा चुकी हूँ। जो अपना 5th इंटरमीडिएट आता है वो आता है नाइट्रीन। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो है हमारा वो कौन सा है? नाइट्रीन है। तो नाइट्रीन देखिए क्या होता है, नाइट्रीन की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है, यही सारी चीजें हैं, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना क्या है कि नाइट्रीन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं नाइट्रीन की बात करूं तो नाइट्रीन है वो क्या होता है, नाइट्रीन आर अनचार्ज्ड शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। सबसे पहली चीज तो ये कि ये भी क्या होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, कोई चार्ज नहीं होता इस पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, इट इज ए यूनिवेलेंट और मोनोवेलेंट स्पीसीज, यानी कि नाइट्रोजन है वो सिर्फ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। जनरल केसेस में यदि हम देखें तो नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है? 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। बट नाइट्रीन इंटरमीडिएट की यदि हम बात करें तो ये मोनोवेलेंट स्पीसीज होती है, जहां पे नाइट्रोजन ने सिर्फ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है, वो क्या होता है अपना नाइट्रीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन एनालॉगी ऑफ कार्बन। ये वाला जो पॉइंट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन एनालॉगी ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बिन हमने इससे प्रीवियस वाला जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा किया? कार्बिन ही किया है। और कार्बिन में हमने देखा था, देखिए मैं दोनों नाइट्रीन और कार्बिन दोनों को साथ में रख के दोनों का कंपैरेटिव स्टडी आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये तो हो गया अपना कार्बिन और ये हो गया नाइट्रीन। ठीक है, कार्बिन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन्स था। किस तरह से काउंट करेंगे? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल वो कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस वाले बॉन्ड में हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी लॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यहाँ पे भी कितना होता है? 6 ही होता है। यानी कि कार्बिन एंड नाइट्रीन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो नाइट्रीन और कार्बिन है वो क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। साथ में इनकी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी सेम ही होती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब देखिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये कौन सी हुई? यदि कोई स्पीसीज है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। किसी भी स्टेबल स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये तो चीज पता है कि ये स्टेबल तो नहीं है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यदि 8 से ज्यादा होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। और यदि 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी। तो कार्बन के केस में मैंने क्या बोला था कि बिहेव किसकी तरह से करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करता है। तो सेम वे में जो अपना नाइट्रीन होता है यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 होते हैं, तो इसीलिए ये बिहेव किसकी तरह से करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह से केमिकल रिएक्शंस में बिहेव करता है। देखिए कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है कि मैम 2-2 लोन पेयर होने के बाद भी ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है? इसे तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ से ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, क्योंकि ओवरऑल जब तक किसी भी स्पीसीज में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तब तक उसकी डोनर एबिलिटी नहीं होती, तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, पहले खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, देन वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ नाइट्रोजन एटम का नहीं देखना होता, ओवरऑल जो अपनी स्पीसीज है उसका देखना होता है कि क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लॉन पेयर को देख के बिल्कुल भी ये नहीं बोल देना कि न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है। ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, ना कि डोनेट। तो कॉन्सेप्ट वो समझ आया। तो लॉन पेयर है, लॉन पेयर होने के बाद भी ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करती है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है, देखिए हमने क्या बोला, साथ में एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है। देखिए हमने अभी तक कितने फ्री जैसे इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं, फ्री रेडिकल पढ़ा है, कार्बोकेटाइन पढ़ा, कार्बोनाइन पढ़ा, कार्बिन पढ़ा, सभी हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रीन है, वैसे तो सारे के सारे इंटरमीडिएट्स हैं सभी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन नाइट्रीन है वो इतनी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है, इतने कम टाइम के लिए बनती है कि हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते रिएक्शन से। ठीक है, हम आइसोलेट नहीं कर सकते रिएक्शन से नाइट्रीन को, जिस तरह से कार्बोकेटाइन को कर सकते हैं, कार्बोनाइन को कर सकते हैं, उस तरह से हम नाइट्रीन को रिएक्शन से आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक और पॉइंट होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्पीसीज होती है नाइट्रीन।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कार्बिन की तरह से होता है, ठीक है, बिल्कुल कार्बिन की तरह से होता है अपना नाइट्रीन। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन एनालॉगी ऑफ कार्बिन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कार्बिन में क्या था, कार्बन था, यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। बाकी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो तो सारी चीजें सिमिलर ही है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है वो भी सारे सिमिलर ही होने, नाइट्रोजन एनालॉगी ऑफ कार्बिन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आता है, देखिए यहाँ से हमें एक और चीज देखनी है, वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं, ये जो लॉन पेयर्स हैं, कार्बिन में हमारे पास सिर्फ एक लॉन पेयर था, ठीक है, लेकिन नाइट्रीन में नंबर ऑफ लॉन पेयर्स है वो 2 होता है, और इन 2 लॉन पेयर्स में से एक जो है वो तो ऑलवेज होता है पेयर्ड, ठीक है, एक लॉन पेयर है, वो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही पेयर्ड हो, साइड वाला भी पेयर्ड हो सकता है, क्योंकि लॉन पेयर तो लॉन पेयर होता है, ठीक है। एक जो लॉन पेयर है वो तो ऑलवेज रहेगा पेयर्ड फॉर्म में, और जो दूसरा लॉन पेयर है ये मे बी पेयर्ड और मे नॉट बी, ठीक है, पेयर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसका कोई सर्टेन कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ ये कब पेयर्ड रहेगा कब पेयर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो लॉन पेयर है वो तो ऑलवेज लॉन पेयर की फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा लॉन पेयर होता है वो कभी तो लॉन पेयर की फॉर्म में मिलेगा, कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मिलेगा। और यही जो दूसरा लॉन पेयर है जो कभी अनपेयर्ड और कभी लॉन पेयर की फॉर्म में मिल रहा है, इसी के बेसिस पे नाइट्रीन है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट वर्ड्स हैं वो कहां से आए हैं, ये आए हैं मल्टीप्लिसिटी से। मल्टीप्लिसिटी मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई हुई है कि जब m इज इक्वल टू होता है 2s+1 और यहाँ पे s है वो क्या होता है, 0 होता है, स्पिन जो है वो 0 होता है। स्पिन यदि 0 है तो मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, यहाँ पे स्पिन है वो 3 होता है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 3 हो जाती, सॉरी यहाँ पे स्पिन है वो 1 होता है, मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाती है, और इसी की वजह से अपना ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरह से इनकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सा इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो जब ना सिंगलेट नाइट्रीन होता है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। किस तरह से होता है sp2 में, क्योंकि देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 यहाँ पे लॉन पेयर हो गए, टोटल कितने हुए 3, और 3 के साथ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 ही तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होंगे ना, 3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, उन तीनों ऑर्बिटल्स में से एक है वो तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। दूसरे sp2 में एक लॉन पेयर रहेगा और तीसरे sp2 में दूसरा लॉन पेयर रहेगा। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है बहुत ही क्लियरली कि यहाँ पे जो अपना एक ऑर्बिटल है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है एल्किल के साथ। ये यहाँ पे जो मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है ये है अपना एल्किल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन, और ये है यहाँ से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, जो दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें एक लॉन पेयर है, और जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें एक और लॉन पेयर है। तो इस तरह से तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो अपने हो गए। अब देखिए यहाँ पे बचता क्या है, एक प्योर p ऑर्बिटल बचता है, या फिर हम इसे pz ऑर्बिटल बोल सकते हैं या फिर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। प्योर p का मतलब क्या है कि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ से एक जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, प्योर p ऑर्बिटल होता है, pz ऑर्बिटल होता है या फिर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। ये तो हो गई अपनी सिंगलेट नाइट्रीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हुआ अपना सिंगलेट नाइट्रीन। सेकंड अपना आता है ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगेन वही चीज होती है, स्पिन वो यदि 1 आई है, स्पिन यदि 1 आई है तो वो कैसे आई है, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड होंगे तभी तो इनका स्पिन सेम होगा, और s1 प्लस s2 करके यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इस वाले लॉन पेयर के लिए तो स्पिन 0 ही रहने वाली है, इसके लिए तो स्पिन कितनी रहेगी, 0 रहेगी। यहाँ पे दोनों ही पेयर्ड फॉर्म में थे तो दोनों के लिए स्पिन 0 थी, यहाँ पे एक अनपेयर्ड फॉर्म में है तो इसके लिए स्पिन है वो 1 हो गई। अब स्पिन 1 आ गई, मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई। तो यहाँ से देखिए क्या करना होता है, अब ये चीज हमें पता है कि स्पिन यदि 1 आई है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में तो नहीं है, अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड को हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो जब इस केस में ये
पेयर्ड ही नहीं है तो इन्हें हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बचा, एक लॉन पेयर बचा, एक सिग्मा बॉन्ड बचा, सिर्फ दो ही अपने पास बचते हैं फैक्टर्स। और दो के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक एसपी दूसरा एसपी। एक एसपी है वो तो एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, दूसरा एसपी है उसमें एक जो पेयर्ड लॉन पेयर है वो रहेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए एक ने तो यहां से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, दूसरे में कौन है अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब बच गए दो ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, प्योर पी वाई और पी जेड बच गए। अब एक पी जेड एक पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे पी जेड में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्योर पी होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये तो हो गया अपना सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन के बारे में, और नाइट्रीन होता क्या है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो देखिए इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट अपना जनरेशन ऑफ कार्बन या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बन है वो एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो कुछ रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, और किस तरह से नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। सॉरी, शायद मैंने कार्बन बोल दिया था, नाइट्रीन की हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है अपना फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। सॉरी, नाइट्रीन, सॉरी। तो नाइट्रीन के फॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। फॉर्मेशन है वो हम तीन मेथड से कर सकते हैं। पहला किससे, अल्फा एलिमिनेशन से कर सकते हैं, दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन से कर सकते हैं, और तीसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से कर सकते हैं। हम तीन मेथड से यहाँ पे नाइट्रीन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट मेथड होता है डिकम्पोजिशन वाला वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन से किस तरह से हम नाइट्रीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाय डिकम्पोजिशन, बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैं थर्मल और फोटोकेमिकल दोनों को साथ ही डिस्कस कर दूंगी। बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन में हमें पहले कौन सा देखना है, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि जब भी आपको रिएक्शन के एरो पे डेल्टा बना हुआ दिखेगा यानी कि वहां से कौन सा फॉर्म हो रहा है, नाइट्रीन फॉर्म हो रहा है। और इसके लिए जो एक की पॉइंट होता है वो होता है एजाइड्स। एजाइड्स क्या होते हैं, कहीं पे भी यदि नाइट्रोजन आपको N3 लिखा हुआ मिल रहा है और पीछे कुछ भी जुड़ा हुआ है तो ये क्या होता है अपना एजाइड्स होता है। यदि हम यहाँ पे जोड़ देते हैं R तो ये क्या बन गया, एल्किल एजाइड बन गया। तो जैसे ही आपको कहीं पे एजाइड दिखते हैं और एजाइड्स का आप कराते हो थर्मल डिकम्पोजिशन तो ऑलवेज क्या फॉर्म होने वाला है, नाइट्रीन फॉर्म होने वाला है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट अपना कौन सा हो गया, एल्किल एजाइड। ठीक है, सेकंड अपना क्या हो सकता है, एसाइल एजाइड, यानी कि N3 है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे जो पीछे वाला एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस पे आप ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एसाइल एजाइड। नेक्स्ट PHN3 फेनिल एजाइड। नेक्स्ट NaN3 सोडियम एजाइड। नेक्स्ट है HN3 और ये होता है अपना हाइड्रोजोइक एसिड। इसे एजाइड नहीं बोलते, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। तो इन चारों में से, इन पांचों में से यदि आप कुछ भी लेते हो और इनका क्या कराना है, थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है, तो ऑलवेज फॉर्मेशन किसकी होगी, नाइट्रीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फॉर्मेशन किसकी होती है, नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। अब ये नाइट्रीन है ये अलग अलग हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। यदि आपने एल्किल एजाइड रखा हुआ है, चलो मैं सभी की कराई देती हूँ रिएक्शंस। यदि आपने एल्किल एजाइड रखा हुआ है तो RN बन जाएगा। यदि आपने एसाइल एजाइड रखा हुआ है तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, RC डबल बॉन्ड O, एसाइल नाइट्रीन बन जाएगा। ठीक है, यदि आपने रखा हुआ है फेनिल एजाइड तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, PHN फेनिल नाइट्रीन बन जाएगा।
ठीक है। सिमिलर वे में यदि आपने सोडियम एजाइड लिया हुआ है तो भी यहाँ से नाइट्रीन, यानी कि हर केस में जब भी आप एजाइड रख रहे हो तो इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होगा, नाइट्रीन फॉर्म होगा। होता क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको N3 लिखा हुआ मिलता है दैट मीन्स वो क्या है, एजाइड है। और एजाइड का जब भी कभी आप थर्मल डिकम्पोजिशन करवाओगे तो ऑलवेज फॉर्मेशन किसकी होने वाली होती है, यहाँ से नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होने वाली होती है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना होता, सिर्फ इतना लिख दो सफिशियंट है। ठीक है, मोर देन इनफ होता है। नेक्स्ट आता है अपना कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से हम किस तरह से बना सकते हैं नाइट्रीन को। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट रिएक्शन अपनी आती है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसे मैं थोड़ा सा रब कर देती हूं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से देखिए एल्किल आइसोसाइनेट जो अपना होता है, ये हमने क्या रख लिया, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड इसे हम बोल सकते हैं। एल्किल आइसोसाइनाइड होता है और एल्किल आइसोसाइनाइड का जब हम कराते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तो यहां से क्या होता है, RN नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है, एल्किल नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। और साथ में फॉर्मेशन किसकी होती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। एजाइड वाले केस में किसकी फॉर्मेशन होती है, N2 गैस की, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। तो रिएक्शंस का जो ड्राइविंग फोर्स है कि क्यों यहाँ पे नाइट्रीन बन रहा है, देखिए ओवरऑल यदि हम बात करें तो नाइट्रीन इज अनस्टेबल स्पीसीज, नाइट्रीन एक अनस्टेबल स्पीसीज है, लेकिन उसके बाद भी वो रिएक्शन में बन रही है। तो रिएक्शन में ड्राइविंग फोर्स है, क्या है इसके पीछे का कॉज इफेक्ट क्या है, वो यही होता है कि साथ में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं एजाइड की तो वहां से N2 गैस रिलीज होती है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड की तो यहाँ से CO गैस है वो रिलीज कर रही है और इसी वजह से नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। चाहे ओवरऑल प्रोडक्ट अनस्टेबल ही क्यों ना बने, लेकिन यदि गैसेस मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं तो रिएक्शन होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं डिकम्पोजिशन से, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन दोनों से। और रिएक्शंस का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, थर्मल में तो N2 और फोटोकेमिकल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिलीज होना होता है। नेक्स्ट अपना आता है बाय अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, बाय अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन से हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लिया, एमाइड ले लिया। ठीक है, C डबल बॉन्ड ONH2 क्या होता है अपना, एमाइड होता है। एमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा -HBr और फॉर्मेशन किसकी होगी, C डबल बॉन्ड ONH Br की फॉर्मेशन होगी। यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो तो ब्रोमीन के साथ निकल गया और ब्रोमीन है वो आके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्या होता है, बेस होता है। क्या करेगा, यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को निकाल लेगा, H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होगा। H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा कैसे, देखिए यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाने वाला है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा और नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, RC डबल बॉन्ड ON और नाइट्रोजन पे क्या है, 2 लॉन पेयर्स हैं। अब साथ में देखिए ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था अपना, इसका हाइड्रोक्सिल है, उसने तो H2O के साथ बॉन्ड की फॉर्म में सॉरी हाइड्रोक्सिल है वो तो H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया, लेकिन अभी पोटेशियम पॉजिटिव तो बचा हुआ है। तो देन यहाँ से क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन होता है। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, -Br नेगेटिव होगा और ये Br नेगेटिव K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके KBr की फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, RC डबल बॉन्ड ON और नाइट्रोजन पे क्या है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन ये अपना क्या है, नाइट्रीन है। क्या होता है, नाइट्रीन। और नाइट्रीन कौन सा है, असाइल नाइट्रीन है। क्यों, क्योंकि असाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे, असाइल नाइट्रीन बोलेंगे। तो इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं नाइट्रीन को। ठीक है, 3 मेथड्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाय डिकम्पोजिशन में मैंने 2 बताए हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताया है बाय अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अब तीनों का मैं आपको सेपरेट बता देती हूँ। जब आप करवा रहे होते हो थर्मल डिकम्पोजिशन तो अब आपको एजाइड्स लेने होते हैं, जब आप करवा रहे हो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तो आपको एल्किल आइसोसाइनाइड लेना होता है, और जब आप करवा रहे हो अल्फा एलिमिनेशन तो आपको लेना होता है एमाइड। तीनों के रिएजेंट्स ध्यान रहेंगे।
अब देखिए हम नाइट्रीन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रीन जो भी इंटरमीडिएट्स आप यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, इनका यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे होगा, बीएससी सेकंड ईयर में होगा। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारी रिएक्शंस करनी पड़ेंगी इन्हीं के बेसिस पे। तो नाइट्रीन है, इसके लिए कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है जहाँ पे जहाँ पे इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन ही फॉर्म होता है। और ये वाली जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये आपकी हायर क्लासेस तक चलने वाली हैं। तो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन फॉर्म होता है, और इसीलिए नाइट्रीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको 4 रिएक्शंस बताती हूँ यहाँ पे। HSLC, ठीक है, HSLC, इससे आपको ध्यान रहेगा H से क्या मतलब होता है, होफमान डिग्रेडेशन, शायद आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी है और बीएससी सेकंड ईयर में अगेन पढ़ने वाले हो। एस फॉर स्मिड, ये यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल फॉर लोशन एंड सी फॉर कार्टियस। ये चारों की चारों रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो आंख बंद करके HLC को याद रख लो, हमेशा नाइट्रीन ही एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है, बहुत ही यूज होता है इनका, बहुत ही वाइडली यूज होता है इन रिएक्शंस का। तो यहाँ पे आपको हमेशा पता क्या होना चाहिए कि इंटरमीडिएट है वो कौन सा फॉर्म होता है, नाइट्रीन फॉर्म होता है। अब HSLC चारों के चारों जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है याद कैसे रहेंगी, तो आपके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या, हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, H फॉर हाई, S फॉर स्कूल, L फॉर लिविंग एंड C फॉर सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आप हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से चारों के चारों रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं इनको याद रख सकते हैं। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन फॉर्म होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम नाइट्रीन पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि रिएक्शंस में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट अपना इंटरमीडिएट होता है। तो ये तो हुआ नाइट्रीन की फॉर्मेशन के बारे में। अब नाइट्रीन की आती है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस हम वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल पे नहीं पूछी जाती। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक दो रिएक्शंस, जैसे अपना रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई, चारों रिएक्शंस मैंने आपको बता दी यहाँ पे। यदि आप इतना मेंशन कर देते हो देन मोर देन इनफ है। ठीक है, साथ में इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो जस्ट सिमिलर किसके होती हैं, कार्बन के होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि कार्बन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, कार्बन के जैसे ही स्पीशीज है। तो यहाँ से जो इंसर्शन रिएक्शन है, यानी कि हमने जिस तरह से बॉन्ड में इंसर्ट कराया था कार्बन को, सेम वही वाली रिएक्शन किसकी होती है, नाइट्रीन की भी होती है। लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल पे इतना नहीं पूछा जाता, सो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं कराऊंगी, क्योंकि कराने को देखिए फिर से वही बात आती है कि बहुत कुछ होता है हर एक टॉपिक में, लेकिन हमें एक एक्सटेंट रख के चलना पड़ता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उतना ही करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है नाइट्रीन। इसके बाद सिर्फ एक अपना इंटरमीडिएट बचता है, बेंजाइन या फिर एराइन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।